वलीद ने उसका बैग उठाया था और हारिस ने सूटकेस। आरफा आरफा, जाहिद साहब की पुरजोश आवाज़ हवेली में गूंजी थी। आरफा देखो देखो, तुम्हारा बेटा वापस आ गया। खुशी से उसके लहजे छलक रहे थे। आरफा तो जहाँ थी वहीं खड़ी होकर रह गई। 3 साल तक उन्होंने वापसी की दुआ मांगती रही थी और उनके सामने था, और वो पूरे 3 साल बाद अपने बेटे को देख रही थी। बरामदे में खड़े तमाम अफराद साकित नज़रों से उसे देखने लगे। जो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उनके सामने सर झुका कर आ गया। आई एम सॉरी, मुझे। चिटाक 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 लगातार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़े थे। मर गई तुम्हारी माँ, 3 साल पहले ही मर चुकी थी, वो समझे तुम। वो तेज़ तेज़ कदमों से अंदर चली गई। बरामदे में जो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। हमज़ा को तो खुद को कम अज़ कम अपनी माँ से ऐसी पजीराई की तवक्को नहीं थी। वो वहीं खड़ा होंठ काटने लगा। वलीद आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा। यार पप्पू बहुत रोती रही हैं, बहुत गुस्सा था उनको तुम पर। अब आगे हो तो खुद पर इनका गुस्सा उतारने दो। फिर सबके आगे बढ़कर उसने मिले, और वो सब जितनी मोहब्बत से मिलते रहे उतना ही ज़मीन में गिर गया। आज पहले कौन सी पट्टी उसकी आंखें अम्ब से बंधी और वो उतर गई, और उसे ये सब मोहब्बतें दिखाई देने लगीं। फिर वो दादों से मिलने उनके कमरे चला गया। कितनी कमज़ोर हो गई हैं, और उसे सीने से लगाकर कितनी देर रोती रहीं। आओ अब मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आऊँ, थक गए हो गए। वलीद के उसके अंदाज पर वो दिल से मुस्कुरा गया। खुदा के लिए यार, मैं 25 साल इस घर में गुजारे हैं, मुझे पता है मेरा कमरा कौन सा है। हमजा बेटा तुम आराम करो, थक गए हो गए इतने सफ़र से। बड़ी मुमानी ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, अरे भाई आप लोग मुझे क्यों आराम करवाने पर तुले हुए हैं? कोई थका नहीं हूँ, सफ़र की थकन तो 3 दिन से उतार रहा हूँ। गुफ्ता से अंदाज में गोया हुआ। हाँ, आखिर उसकी आवाज़ ज़रा मदम हो गई थी। क्या मतलब? सब बैक वक्त बोले थे। मैं 3 दिन पहले ही आ गया था, मगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अच्छा, तुम समझ रहे होगे कि हम तुम्हारा इस्तकबाल जूतों से करेंगे, मगर यार हमें गंजा। हारिस ने ज़ुबान दांतों तले दबा ली। वलीद ने उसकी आंखें दिखाईं और फिर उनकी बात जारी होकर बोला, यार दरअसल हमारी डिक्शनरी में मुहावरे ज़रा चेंज हो गए हैं। मसलन अगर सुबह का बुला रात को वापस आ जाए तो उसकी मरम्मत नहीं करते, चाहे वो रात 3 साल बाद ही क्यों ना आई हो। वो उसकी बात पर सबसे बेसाख्ता कहका लगाया, ये सोचे बगैर कि ये कहका किसी के सावों पर हथौड़े की तरह बज रहा है। आरफा बेगम रुख मोड़ कर उसके कमरे में बैठी। जब वो अंदर आया, अम्मी प्लीज़ प्लीज़ मुझे और मार लें, मगर यूँ नाराज़ ना हो। अम्मी प्लीज़, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने दूसरी तरफ जाकर हकीकतन उनके सामने हाथ जोड़ दिए थे। आरफा बेगम ने एक नज़र से उसे देखा, फिर मुंह फेर लिया। अम्मी प्लीज़। वो घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया। आरफा बेगम का दिल पिघलने लगा था। रुके हुए आंसू आंखों से बह निकले थे। अम्मी प्लीज़, इस तरह मत कहें। अम्मी इस तरह मत रोएं। वो उसके रोने पर तड़प उठी थी। हमज़ा तुम्हें घर पर छोड़ते हुए एक दफ़ा भी अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं आया? एक मर्तबा भी तुमने नहीं सोचा कि जिस औरत ने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी सारी जवानी तुम पर सर्व कर दी है और सारी रंगीनियाँ, सारी ज़िंदगी की खुशियाँ खुद पर हराम कर ली थी, तुम उसे छोड़कर जा रहे हो? क्यों? उनके शिकवे खुद से आंखों में भी आंसू नज़र आ रहे थे। बताओ हमज़ा, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी इतनी सी अहमियत थी? कम से कम तुम्हें सूरत देखने से तो महरूम ना करते। वो उसकी इस बात पर तड़प उठा था। अम्मी प्लीज़, इस तरह ना कहें, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। उसने आरफा बेगम के दोनों हाथ अपने हाथों में मजबूती से लिए और चूमे। लेकिन इस वक्त मैं बहुत मजबूर हो गया था। यहाँ से जाना मेरे हक़ में था, बल्कि सबके हक़ में बेहतर था। आरफा बेगम चूम कर उसकी तरफ देखा। मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी, अगर मैं यहाँ ना रह पाता तो खुद को ख़त्म कर देता। अपने माजी के बारे में सोचना उसके लिए बहुत तकलीफ़ दे था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम गलत फहमियाँ, तमाम मफरूज़े, तमाम सोचें उन्हें बताने लगा। तो ये सब, वो अपना सर थाम कर बैठ गई। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझसे शेयर क्यों नहीं किया? अम्मी, मैं इस वक्त बेहद कन्फ्यूज़ था। हर शख्स मुझे अपना दुश्मन महसूस होने लगा था, मगर अब मेरे दिमाग में ये सब कुछ गुबार नहीं है, और मैं अपना उनकी गोद में रखकर लेट गया। ओहो, यहाँ क्यों लेट गए हो? आओ बेड पर लेटो। उन्होंने गौर से अपने बेटे को देखा। कितना बड़ा लग रहा था और कितना हैंडसम हो गया था, मगर अब उसके चेहरे पर थकन नज़र आ रही थी। उन्होंने घड़ी देखी जो सुबह के 4 बजा रही थी। सारी रात बातों में बीत गई। वो उठकर बेड पर लेट गया। अम्मी, आज आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? वो बाहर जाने लगी तो उसने उनके दुपट्टे को, पल्लू को पकड़ा और फिर पूछा, और आरफा बेगम को, जो अभी कुछ लम्हे ही उसे बड़ा लग रहा था, इसी लम्हे छोटा सा बच्चा लगने लगा जो गलती करके पछता रहा था और आस पास भरी नज़रों से उन्हें देख रहा था। हमज़ा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी, बस थोड़ा सा गुस्सा था।
लेकिन अब वो भी नहीं है। वो वापस पलटी और उसकी पेशानी को चूम लिया। एक अजीब सी ठंडक का एहसास हमज़ा को अपने नस नस में उतरता महसूस हुआ। वो सुकून जो कई सालों खो गया था अचानक ही किसी गोशे से निकल आया और उसके अंदर जज़ब हो गया। बहुत अरसे बाद उसकी आंखें बंद करके नींद सुकून से आई थी। सुबह नाश्ता करते ही उसने कमरे में आया। ऐसा महसूस हो रहा था कि पिछले 3 साल से कहीं बीच में ही रह गया हो। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। बहुत कुछ बदल गया है और शायद बदल भी गया होगा। वो कल से उसके सामने नहीं आई थी और शायद अच्छा ही था, वरना वो दिल को कैसे संभाल पाता। वो उसे अपने नाम की अंगूठी पहनाना चाहता था। अब वो किसी और के नाम से मंसूब हो चुकी थी। मोहतरम, आप अपने हुजरे से कब बाहर निकलेंगे और कब निकलना पसंद करेंगे? या सारा दिन यहीं बिस्तर पर गुजारने का इरादा है? वलीद ने आकर उसकी सोच को तोड़ डाला और अब उसके बेड पर उसके करीब नीम दराज होकर हमज़ा बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। वैसे बेटा जी, आपने बहुत रेस्ट कर लिया, अब ज़रा उठकर हमारा हाथ बढ़ाएं। किस चीज़ में हाथ बटाऊं? कप एक साइड पर रखकर वो वलीद की तरफ मुड़ गया। तैयारी में। वलीद की नज़रें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। कैसी तैयारी? अनजान बनने की गज़ब की अदाकारी कर रहा था उसने, वरना उसका दिल किया कि नहीं जानता था कि क्या हो रहा है और किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तुम्हें नहीं मालूम? वलीद ने उससे बढ़कर हैरत का इजहार किया और उसके एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। भाई, रानिया की शादी है परसों। माइयों की रस्म हो गई है। अब 7-8 दिन तक मेहंदी हो जाएगी और फिर बारात और वलीमे का कार्ड वगैरह भी छप गए हैं। वो धमाके पे धमाका किए जा रहा था। वैसे बड़े अच्छे मौके पर छापा मारा है तुमने। वो उसके चेहरे के बदलते रंगों को बगौर देख रहा था। वो तो उसकी उम्मीद पर आया था कि मंगनी की होगी और कोई शरई हैसियत नहीं होती। वो मामू जान से बात करके, मगर यहाँ तो शादी की डेट भी फिक्स हो गई है, बल्कि रस्में भी हो चुकी हैं और अभी मैं और मामू जान से बात करना तो यकीनन खुद को उनकी नज़रों में मज़ीद गिरा लेना है। पहले भी वो कौन सा उनके सामने उनको सुख दे चुका था। वो तो एक नए अजाब से दो चार करता। उफ़, उसने अपनी कनपट्टियाँ दोनों हाथों की उंगलियों से मस लीं। क्या हुआ? खैरियत है? उसके चेहरे पर अचानक ही अपने तकलीफ दे तासुरात देखकर वो एक लम्हे के लिए वलीद भी घबरा गया। कुछ नहीं, बस सर में अचानक ही दर्द उठा है। वो निचला लब काटते होंठों में दबाए साइड टेबल की दराज में कोई टैबलेट ढूंढने लगा। तो किसने मशवरा दिया था कि इतनी गर्मी में काफ़ी पियो? वो फ़िक्रमंदी से बोला था। ओहो, कुछ नहीं, बस अभी ये टैबलेट लूँगा तो आराम आ जाएगा, डोंट वरी। हमज़ा ने उसे मुतमईन किया था। गर्ज ये कि हालांकि वो अब ये दर्द तो सारी उम्र के रहने वाला था, उसने उसी लम्हे उसके फ़ैसला कर लिया था कि वो सबकी खुद बचानी से बर्दाश्त करेगा। और जो 3 साल पहले उसने नहीं खोला था वो अब क्योंकि उसे फाश करेगा वो, और हासिल तो फिर भी कुछ नहीं होना सवाए बदनामी के और रसवाई के। वो नहीं जानता था कि क्या करते हुए वो कदम कदम पर टूटे पल बिखर गया था। एक बात तो बताओ ज़रा, वो सब दादों के कमरे में बैठे हुए थे। उसने कासिम को गोद में उठाया हुआ था जो उसे कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहा था। उसी वक्त हानिया आपी ने उसे पीछे से आकर उसके कान खींचा। या अल्लाह रहम करो, और उस ताद पर एक लम्हे के लिए वो घबरा गया। मेरे बच्चों को अगवा करके कहाँ ले गए थे तुम? उन्होंने ज़ोर से उसका कान खींचा। हाय, मैंने कब अगवा किया था आपके बच्चों को? ये तो खुद अगवा होने के लिए मेरे पास आए थे। और फिर बताएं ज़रा, अगवा करने के बाद इतने मज़े कौन करवाता है? आइसक्रीम कौन खिलाता है? उसने कासिम को चूम कर हंसते हुए कहा। और फिर मुझे क्यों नहीं मिले तुम? अब वो उसके सामने आकर खड़ी हुई। अरे, मुझे क्या पता था कि ये आपके बच्चे हैं? मुझे तो ये इतने क्यूट लगे थे कि इसलिए ज़रा लाड शाड कर लिया था। बूढ़े बहाने बनाते हुए उसने सबको वहीं पर पुराना वाला हमज़ा लगा था। और मुझे क्या ख्वाब में आया था कि ये आपके बच्चे हैं और आप अमेरिका आई हुई हैं? कासिम को गोद से उतार कर वो मज़ीद बोला। बच्चों, ज़राए तो आपके बड़े पक्के थे। हानिया आपी के मुंह से बेइख्तियार फिसला तो हारिस को खांसी शुरू हो गई। हमज़ा ने उलझी नज़रों से उन्हें देखा। अच्छा, ये तो बताओ, वहाँ कितनी मेमों से क्यूट बच्चों को लाड शाड किए हैं तुमने? उन्होंने फ़ौरन ही बात का रुख पलट दिया। कसम ले लें हानिया आपी, एक को भी नहीं किया, उसने मिर्ज़ा गालिब वाला जवाब दिया था। हाँ, वो यकीनन तुम्हारे यहाँ के बाद पैदा हो गया होगा। हारिस ने फ़ौरन ही उसकी बात को पकड़ी और उसकी बात सब हंस पड़े। देख लेना नानो आपके लाडले पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं। वो नानो की गोद में खिसकने लगा था। अरे अरे, पीछे हटो, इतने बड़े बच्चे को नानो गोद नहीं लेती। हानिया आपी ने फ़ौरन ही अपने कासिम को दादो की गोद में डालते हुए उसे पीछे हटाया था। ले तो आप, मैं क्या दोबारा बच्चा बन जाऊँ? ये किसने कहा है भाई?
जैसे मेरा ये पीस मेरे हिस्से का प्यार ले रहा है, इसी तरह तुम भी अपने हिस्से का इंतज़ाम कर लो। क्या मतलब है हानिया आपी, आपकी बात ना समझी में के आलम में उसने उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि कब तक हमारी कहलाने का तुम्हें शौक़ है, अब शादी कर लो। सच सच बताओ, कहीं ये नेक काम भी तो तुम कर तो नहीं चुके। उन्होंने उसे छेड़ा तो वो बिदक गया। खुदा का खौफ करें, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही हैं। शादी करे तो मैं बड़े मामू से जूते खाने थे, आखिर वापस तो मैंने यही आना था ना। ये बात उसने पूरे दिल से कही थी। तो अंदाज़ आते ही ज़ाहिद साहब के चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट आई थी। हाँ भाई, अगर कोई दम छल्ला लेकर आते तो पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हारी और तुम्हारी मेम की पिटाई लगाता। ज़ाहिद साहब की बात पर हमज़ा ने चनम कर सर झुका लिया। हानिया बेटा, ज़रा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ, वो कहकर और उसे बातों में मसरूफ़ हो गए। हारिस और बाकी सभी अपने कामों में मसरूफ़ हो गए तो वो भी बाहर आ गया। दिल कदमों को कहीं ले जाने चाह रहा था, लेकिन दिमाग कहीं। अगर वो रानिया के कमरे में सामने आकर रुक गया। तजब्बुज़ में आता हुआ अंदर जाया नहीं जा रहा था। इतने में आरफा बेगम ने उसे आवाज़ दे डाली और वो उन्हें कदमों से वापस लौट आया। कल से वो कमरे से बाहर नहीं आई। डर था कि कहीं उसने सामना ना करना पड़े, और फिर क्या जवाब देगी उसके शिकवों का। क्या वो थोड़ा सा भी इंतज़ार ना कर सकी। लेकिन शिकवा तो मुझे करना चाहिए, आखिर मुझे छोड़कर वो गया ही क्यों। लोग तो मोहब्बत में कितनी अज़ियतें बर्दाश्त करते हैं, कितनी तकलीफ़ें सहते हैं, और वो तो दुम दबाकर भाग गया। आखिर क्यों? और अब मेरे जनाजे को कंधा देने आया है। वो ज़रा सा इल्ज़ाम उसके सर को डालकर दिल को इत्मीनान कर रही थी, और मगर दिल चीखा था। तो फिर उस वक्त तुमने क्यों नहीं उसे रोका? और अगर तुम उसे रोक लेती तो शायद वो रुक जाता। और अगर हिम्मत नहीं थी तो फिर मोहब्बत क्यों की थी? बोलो, जवाब दो। वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। कभी उसे इल्ज़ाम देती, कभी खुद को इल्ज़ाम देती, कभी उसे कसूरवार ठहराती और कभी अपना कसूर निकल आता। अचानक उसे अपने दरवाजे पर आहट सुनाई दी, और उसे हर आहट की खुशबू पर उसके दिल की धड़काती थी और उसकी सांसों को महकाती थी। हर पल उसके साथ रहती थी। फिर वो उसे कैसे ना पहचान सकती थी, लेकिन ऐसा राब्ता कुदरत ने उसके दिलों के दरमियान रखा था। उसकी सांसें रुकने लगी थी तो वो लम्हा आ ही गया था जब वो दोनों चेहरे एक दूसरे के सामने हुए थे। एक लम्हा कभी आना था। हमज़ा फूफो की आवाज़ आई और वो आहट दूर हो गई और उसकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? सबको गिफ्ट देकर अब वो अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। 2 पैकेट उसके करीब धरे हुए थे। कदम कदम पर बिखरने और टूटने की अज़ियत कैसी होती है उसे अंदाज़ा नहीं था। इतने में आरफा बेगम अंदर दाखिल हुई। हमज़ा, क्या बात है बेटा, इसने की तरह अकेले क्यों बैठे हो? आरफा बेगम ने उसके हाथ में दूध का गिलास दिया। बस ऐसे ही। वो बेड पर नींद दराज होकर सर आरफा बेगम की गोद में रख लिया। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके सर में उंगलियां फेरने लगी। ये क्या? उसके नज़रों उन 2 पैकेटों पर पड़ी। ये उठकर बैठ गया। ये एक नीम सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई। ये मैं रानिया के लिए लाया था। आरफा बेगम ने उसके अल्फाज पर गौर नहीं किया और उसने था का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उसने दोनों पैकेट उसकी तरफ बढ़ाए। वो खोल कर देखने लगी। अब एक में खूबसूरत सा सूट था और दूसरे में एक ज्वेलरी का डब्बा था। जब वो उसे खोलने लगी तो हमज़ा का चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आखिर वो कैसे दम तोड़ती मोहब्बत वहाँ निशानी देख सकता था। वाइट गोल्ड का खूबसूरत नन्हे नन्हे हीरों से मुंजमद उसका सेट था। नाजुक सी ब्रेसलेट खरीदते वक्त उसने आंखों में कितना खूबसूरत और दिल फरेब ख्वाब सजाया था, और उसकी दुल्हन बनी हुई होगी रानिया। उसके ज़िंदगी की बहुत खुशी थी। अब उसकी जवाब और ख्वाब की नुकीली किरचियाँ उसकी आंखों में चुभ रही थीं। ऐसा है? आरफा बेगम ने एक नज़र उसे देखा। कितना नडाल हुआ था। ये सूट तो मैं रानिया को दे देती हूँ, मगर ये ज्वेलरी वगैरह मुनासिब नहीं है। ये तुम अपनी दुल्हन के लिए रख लो। और अपनी बात मुकम्मल करके वो सूट लेकर वहाँ से चली गई और हमज़ा के शिकवा गुनाह नज़रों से तक उनका पीछा किया। बाहर से ढोलक की आवाज़ें आ रही थीं। लड़कियाँ ज़ोरों शोर से गीत गा रही थीं। उसने दूसरा पैकेट उठाकर दराज में डाल दिया। अभी वो पलटा ही था कि वलीद और हारिस के अंदर दाखिल होते किसी ने उन्हें बाहर से धक्का दिया। कसम से यार, तू बहुत बोर हो गया है, बिल्कुल ही अमेरिकन बन गया है। बाहर चल, कुछ ज़रा देख, कितना मज़ा आ रहा है। वो लड़कियों की टीम को हम दोनों ने अकेले ही हराया है। ओहो, क्या मुसीबत है, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक बच्चों वाली हरकतें करते हो। उसने कुछ देर पहले ही वहीं कैफियत का असर अभी तक नहीं गया था। उसके लहजे में काफ़ी बेजारियत थी। हमज़ा, खुदा का खौफ कर, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और तूने मुझे इतना बड़ा बना दिया। शर्म करो। हारिस जल्दी ही बोला था और उसके शादी
था कोई शौक जूं का तू था तो कर लेनी थी ना, ऐसे ही कर लेनी थी। अब्बा जी का फरमान है, पहले बड़े भाई की शादी होगी फिर हमारी बारी आएगी, लिहाजा अब हमें मज़ीद तरसाना। वलीद ने बड़े बड़े मुंह बनाते हुए बोला था। अच्छा अब चलो बाहर। वो दोनों देखो ज़रा कितने गले फाड़ फाड़ कर गा रही हैं। वो तीनों आगे पीछे बाहर आ गए। मोहल्ले की लड़कियां हमज़ा को देखकर न जाने क्या सरगोशियाँ करने लगीं। तो पहले वो बेईमान कम थे, तीसरे को भी हिस्सा डालने बुला लिया। आयशा नाक चढ़ाकर बोली, ए खबरदार जो हमें बेईमान कहा तो। अच्छा वो जो गाना आप लोग गाते रहे हैं ज़रा उन सिंगर और शायरों के नाम बताएं। शायर का नाम हारिस वलीद और सिंगर का नाम वलीद जाहिद। वो डटाई से बोला था। देखा देखा कितने बदतमीज़ हैं ये, खुद ही गाने बना लेते हैं अपने पास से। आयशा को तो उसकी डटाई पर आग लग गई थी। ओ हो छोड़ो ये बहस। अब हारिस ने उन्हें टोका था, हमज़ा से गाना सुनते हैं। उसने एक नया शोशा झाड़ दिया था। हमज़ा ने उसकी तरफ देखा। भाई मैं तो गाना छोड़ चुका हूँ, मेरा गला ख़राब है। उसने बहाने से बनाए मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। चलने दीजिए। और फिर बिलाखिर उसने हार मान ली। तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है। वो जानना चाहता था कि रानिया अंदर से सुन रही थी और रानिया भी मालूम था कि वो उसके लिए गा रहा है, लेकिन अब उनके दरमियान इतने फासले थे कि वो दो चाह के भी उनको कब पूरा नहीं कर सकती थी। रात गए तक ये महफ़िल जारी रही। सिर्फ़ एक बार तो कोशिश करनी थी। उसने सोचा कि कहीं यही बात फिर उम्र भर का पछतावा ना बन जाए। मैं एक कोशिश भी करूँगा। उसने सोचकर तहत उसने आरफा बेगम से झुकने हुए बात की। पागल हो गया तुम? आरफा बेगम ने उसकी बात झटक दी। हज़ब खुदा का, कार्ड्स बढ़ चुके हैं सब में, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तुम एक नया शोशा छोड़ कर आ रहे हो, हद हो गई है, अहमकाना बात है। अम्मी प्लीज़ आप सिर्फ़ एक दफ़ा मेरी खातिर उनसे बात कर लें। वो उनके कदमों में बैठ गया। हमज़ा खुदा के लिए उस बच्ची पर रहम करो, तमाशा ना बनाओ। 3 साल पहले तक तो उसने तुम्हारा इंतज़ार किया है, बल्कि तुम सबसे ने ये किया है। उसकी खुशियों में राह में रुकावट ना बनो। अगर तुम उस वक्त जल्दबाजी ना मुज़ाहरा ना करते तो फ़ैसला तुम्हारे हक़ में ही था, मगर तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से डूबी हुई कश्ती तुम डुबो गए। अब खुदा के लिए कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। उन्होंने हमज़ा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, इल्तिजा की तो वो थोड़ी देर ही जो लाजवाब हो गया। अब जो थी कहीं, मैं एक दफ़ा मामू से ज़रूर बात करूँगा। वो कहे बगैर ना रह सका और फिर कहीं कह कर बाहर निकल गया। आरफा बेगम उसे जाते हुए देखती रही, फिर दोबारा बेड पर बैठ गई। हाँ अब उनके चेहरे पर थकन जगह तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। ओए ओए तेज़ काम किधर जा रहे हो? वो बाहर निकलते हुए वलीद से टकराते टकराते बचा। ये बता दो उन्हें शॉपिंग करनी है या नहीं? मैं और हारिस जा रहे हैं, तुम भी चलो। वो उसका हाथ पकड़कर दोबारा कमरे में ले आए। शॉपिंग किसके लिए? आरफा बेगम चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। शादी की शॉपिंग और किसके बारे में? शादी पर क्या पहनना है? इतने अरसे बाद तो हवेली में कोई खुशी आई है। हानिया आपी की शादी पर कपड़े ख़रीदे थे और अब रानिया की शादी पर ख़रीदूँगा और फिर कहीं अपनी शादी पर। उसकी हद दर्जा मुबालगा राई पर हमज़ा और आरफा बेगम दोनों मुस्कुराए। तुम चले जाओ लोगों के साथ, अच्छे और शलवार सूट ले आना। हर वक्त यही पैंट पहन कर रखे रहते हो। उन्होंने हमज़ा को देखा और फिर इस वक्त बिल्कुल भी उन दोनों के साथ जाने के लिए राज़ी नहीं था। चलो ठीक है चलते हैं। फिर पहले बैंक जाकर उसने अच्छी खासी रकम निकलवाई। बारात के लिए शलवार सूट और वलीमे के लिए अच्छे से सूट ले लेते हैं। हारिस ने मशवरा दिया तो वलीद ने बेक वक्त उसे घूरा। क्यों नहीं, दुल्हा बनना है। हाय कोई बनाए तो मैं 1 मिनट ना लगाऊं। बेचारे का एक ही तो शौक है। फिर वलीद और हारिस ने दोनों ख़रीदारी करते हुए औरतों को भी मात दे दी। दुकानदारी से भाव ताव, लड़के कपड़े को क्वालिटी पर बहस, कपड़ों का रंग और डिज़ाइन इतनी बारीकी बीनी से पसंद किया कि बिलाखिर हमज़ा तंग आ गया। खुदा का खौफ करो यार, इतनी देर तो कोई भी नहीं लगाता, मगर तुम लोगों की बहस ही ख़त्म नहीं हो रही तो कब का अपनी शॉपिंग ख़त्म कर चुका होता। वह दरअसल दूल्हा के लिए भी लेने हैं और उसकी वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसी पसंद आए या ना आए, आखिरकार वलीद ने उसे अपनी उलझन बता ही दी और उसकी बात पर वो लम्हा भर के लिए हमज़ा चुप हो गया और जब वो बिल्कुल बोला तो उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी हो गई थी। तो क्या उसे भी साथ लेकर आते? यार दरअसल वो अकेला है ना, तो वो अमीर
मतलब ये है कि वो इकलौता है, वहाँ सब काम उसे संभालने पड़ रहे हैं, इसीलिए उसकी शॉपिंग हमें करनी पड़ रही है। वलीद ने वजाहत दी। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी का इतना अहम दिन है तो उसे टाइम निकालना चाहिए था यार, उसकी भी क्या मजबूरी है। वैसे वो लोग रहते कहाँ हैं, कभी देखा है उन्हें घर में? उसकी बातचीत में ही रह गई क्योंकि हारिस ने तवज्जो नहीं दी, एक सूट की तरफ दिलाई दी। फिर वो वलीमे का सूट के रंग की बहस करने लगे। दोनों को अलग अलग रंग पसंद आए। यार हमज़ा तू ही बता दे कौन से कलर का? मेरा ख्याल है कि ये दोनों में बहुत कॉमन कलर्स हैं, ये कलर अच्छा लगेगा। उसने एक तीसरा सूट उठाया और दोनों ने बगैर किसी हीलो हुज्जत के उसी कलर को चूज़ कर लिया। उसके बाद हमज़ा के सारे घर वालों के ख़रीदारी की। जिस वक्त वो लोग वापस आए तो रात हो चुकी थी। आज वो तुम तीनों औरतों की मात दी है। आयशा ने दरवाज़ा खोला। गज़ब खुदा का, सुबह के गए हुए हो, रात को वापस आ रहे हो। सच सच बताओ, कहीं पार्लर तो नहीं गए तुम लोग? उसने मशकूक नज़रों से उनको घूरा, मगर नहीं, शक्लें तो वैसी ही वैसी हैं। मायूसी से सर हिलाकर वहाँ फ़ौरन दरवाज़ा से हट गई। ओ खुदाया, एक और दिन ज़ाया हो गया और वो अभी भी खाना खाकर अपने कमरे में आया था। दिन ब दिन गुजरते जा रहे थे और मैं हाथ पर हाथ धरा बैठा हुआ हूँ। मुझे आज और अभी मामू से बात करनी है। बाहर एक दफ़ा फिर महफिल जम चुकी थी और चुपके से मामू के कमरे में चला गया। वो अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे, हिसाब किताब कर रहे थे। मामू जान, आपने एक बात करनी है। अचानक ही उसकी अंदरूनी कैफियत से पलटा खाया और सारी बात गुडमगु हो। हाँ कहो, क्या बात करनी है? उन्होंने रजिस्टर एक तरफ किया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कहाँ से शुरू करे। जहन की एक साफ स्लेट बंद हो गया था। क्या बात है हमसा, कोई परेशानी है? अपनायत के साथ एक एक हरफ वरड कर बोल रहे थे और एकदम ही उसके ख्याल आया कि उसे क्या बात करनी है। वो ये कुछ रकम थी। मैं इतने साल में अपनी ज़िम्मेदारियों से गाफिल रहा हूँ। इस घर का बड़ा बेटा होने की वजह से मुझे इस बात का शऊर नहीं था। ये अब मेरा ख्याल है कि घर के बेटे होने की मौक़ों पर अपने वालिदैन का हाथ बिठाते हैं, इसलिए ये मेरी तरफ से वो बात क्या करने आया था और कह कर आया था, उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। ज़ाहद साहब ने एक नज़र से उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथ से रकम ले ली, जो कि लाखों में थी। अगरचा उसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं है, इसी बात पर भड़क कर फिर चले जाओ। वो हल्के से मुस्कुराए। ये एक अच्छी बात से तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ और मुझे इस बात का भी खुशी है कि आखिरकार तुमने इस घर को अपना घर समझा। वो हैरत से उसकी शक्ल को देखने लगा और उन्हें मालूम सब कुछ। हैरान मत हो, ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ैसले दुरुस्त हों। उनका ये रवैया जायज़ मैं मानता हूँ। हद से ज़्यादा सख्ती बच्चों की शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करती है और मेरे सख्त रवैये की वजह से तुम्हारा इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुए। मैं मामू प्लीज़ अब ऐसा मत सोचें। बिल्कुल, मैं तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे बाप से महरूम होने के बाद भी मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आप हर कदम पर मेरे साथ रहे। अगरचे इस वक्त भी मुझे एहसास नहीं था, मगर ये 3 साल जो मैंने तन्हा गुजारे हैं और इस अरसे में मुझे मालूम हुआ कि किस तरह आप सब कुछ लोगों पर मेरी रहनुमाई, मेरी गलतियों को सुधारा है। इसीलिए मेरे कदमों की कभी गलत राह पर नहीं गए। वो इनके पास घुटनों के बल बैठा था। ज़ाहिद साहब ने उसे अपने कंधों से थाम कर खड़ा किया और उसे गले लगा लिया। यार आइंदा अपने बूढ़े मामू को कभी छोड़कर मत जाना, और मेरे सबसे बड़े बेटे हो तुम। आंखों से इसे देखते हुए उन्होंने कहा, तुम मामू जी, अब मैं आपको लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो आहिस्तगी से बोला और बाहर आ गया। वलीद ने उसे आवाज़ें दी थी, मगर वो उनकी सुनी करता हुआ अपने कमरे में चला गया। लाइट बंद करके जैसे ही वो अपने बेड पर बैठा, एक आंसू की आंख से निकलकर बालों में जज़ब हो गया। आज मैंने तुम्हें खो दिया है रानिया, एक आखिरी मौका भी मैंने गंवा दिया, मगर मैं इस पर नादिम नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ात कुर्बान करके दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक जीना सीख लिया है और बस थोड़ी ही हिम्मत है दरकार है। ए अल्लाह तो मेरी मदद फरमा। पहले वो हमेशा के अपने लिए जिया करता था, लेकिन अब वो दूसरों के लिए जिएगा, अपनी माँ के लिए। उसने सोच लिया था कि वो इस घर को छोड़कर जो मकान फ़रोख्त हो रहा है, रानिया की शादी से फ़रागत पाकर उसे ख़रीद लेगा और वो अपनी माँ को अपनी छाँव देना चाहता था। रानिया, खुदा के लिए कुछ खा लो, सुबह से भूखी बैठी हो। आयशा ने वैसी पड़ी हुई थी और वो आधा घंटा पहले रख कर गई थी। जर्द माइयों के जोड़े में वो खुद भी जर्द हो गई थी। भूख नहीं है। उसने ट्रे मज़ीद पीछे धकेल दी। थोड़ा सा दूध पी लो। चलो आओ, परसों तुम्हारा निकाह है। आयशा ने उसके सर पर एक बॉम्ब फोड़ा था। तो क्या हमज़ा ने एक बार भी कोशिश नहीं की? वो सोचकर रह गई। मेहंदी वाले दिन सुबह पहले निकाह होगा, फिर शाम को मेहंदी होगी। आयशा नज़रें चुराए जल्दी जल्दी उसे बता रही थी, चाय ले आओ।
वो ट्रे उठा कर खड़ी हुई तो रानिया ने आहिस्ता से सर हिला दिया। समझौता ऐसे नहीं मालूम था कि समझौता क्या होता है, ज़िंदगी से समझौता कैसे करना है, मगर अब उसे समझौता वाली ज़िंदगी गुजारनी थी। हर चीज़ समझौता करना, हत्ता कि अपने दिल से भी। उससे समझाना था कि वो रानिया जाहिद है। रानिया XYZ कुछ भी होती, मगर रानिया हमज़ा नहीं हो सकती। और यहाँ पर हमारी किस्सा का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।